जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 29 चलेगा। और साथियों, इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूटा हुआ है इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज रात के 8 बज चुके हैं। फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से आप लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल न्यू बैच है। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो साथियों देखिए, हम सार्क की बात करें, SAARC, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर को होती है, ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पर इसकी स्थापना होती है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और इस सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। और जिस समय सार्क की स्थापना होती है उस समय अफगानिस्तान नहीं था। अफगानिस्तान जो है ये 2007 में सार्क का सदस्य देश बनता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बोला गया है कि सार्क के पड़ोसी देश सार्क का संस्थापक सदस्य कौन नहीं था? तो जिस समय स्थापना हो रही थी अफगानिस्तान नहीं था, ठीक है। स्थापना 1985 में होती है और 2007 में अफगानिस्तान इसका सदस्य बना था। अच्छा, इसमें 8 सदस्य देश कौन कौन है, नाम लिख लीजिए। तो मालदीव, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और आपका भूटान, श्रीलंका, लास्ट में बांग्लादेश। तो ये 8 सदस्य देश है। अब देखिए साथियों, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं, अगर इसके लिए आपको नोट्स चाहिए तो आपको कोर्स परचेज करना होगा। ये सारा जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं बहुत ही बढ़िया तरीका से हम इसके लिए नोट्स तैयार कर रहे हैं। और तो जिन्होंने इस कोर्स को ले रखा है, इसी कोर्स में आपको ये नोट्स मिल जाएगा। बाकी कोर्स के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके आप लोग इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कीजिए। साइंस के लिए आपको डेली शाम 7:30 बजे क्लास दिया जाता है, और एक क्लास आपका रात 8 बजे है, जो कि अभी आप लोग कर रहे हैं। रात 8 बजे की क्लास में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, व्याकरण क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो सुधाकर शब्द की बात करें, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। अच्छा, चंद्रमा का और क्या क्या होता है पर्यायवाची, आप लोग लिख लीजिए। चांद हो गया, राकेश, ठीक है, राकेश, सोम, शशि, ये सभी के सभी क्या है? चंद्रमा के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो दर्शनाभिलाषी, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दर्शनाभिलाषी के लास्ट में ये वाला सो होता है, प वाला सो, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कुछ और शब्द याद रखिएगा, जैसे कि आपको एग्जाम में पहचानने के लिए देगा उज्ज्वल, ठीक है। उज्ज्वल कौन सा शुद्ध रूप है ये आपको पहचानना पड़ेगा। तो लिख लीजिए, ये कुछ शब्द है जैसे उज्ज्वल। तो उज्ज्वल में क्या होता है? हर्षहु, आधा जौ, फिर से आधा जौ होता है, रुकिए, हर्षहु, आधा जा, फिर से आधा जा, फिर व ल, इस तरह से उज्ज्वल लिखा जाता है, ठीक है। आपसे पूछेगा आशीर्वाद, तो लिख लीजिए आशीर्वाद, इस तरह से इसका शुद्ध रूप होता है। तो ये कुछ शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो चिराग तले अंधेरा, इसका अर्थ आपका हो जाएगा निकट के दोष को ना देख पाना। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, उथला शब्द का विलोम क्या है? आंसर है गहरा। उथला शब्द का विलोम क्या होता है? गहरा। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अब देखिए, एक होता है तद्भव और एक होता है तत्सम।
आइए इसको समझाते हैं। तो देखिए, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, मूल रूप से संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, और तत्सम का ही हिंदी रूपांतरण होता है, बिगड़ा हुआ रूप आपका तद्भव होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो तत्सम से उत्पन्न होता है वो तद्भव हो गया, और जो संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम। अब जैसे यहाँ पे हम नाच की बात करें तो नाच आपका क्या है, ये तद्भव है, और इसका अगर तत्सम बनाएंगे तो नृत्य, ये आपका शुद्ध रूप है नृत्य। हम लोग बोल चाल में बोल देते हैं नाच, तो नृत्य आपका तत्सम हो गया, संस्कृत का शब्द है, और इसी का रूपांतरण नाच है, तो ये आपका तद्भव है। नेवला की बात करें, ये भी तद्भव है, इसका आपका तत्सम क्या होगा, नबुल, इसका शुद्ध रूप होता है नबुल। दीपावली की बात करें, दीपावली क्या है बताइए, तत्सम है कि तद्भव, तो ये तत्सम है, और इसका तद्भव हम लोग बोलते हैं दिवाली शॉर्ट में। एक्चुअल में जो नाम होता है इसका शुद्ध रूप है दीपावली, लेकिन हम लोग बोल देते हैं शॉर्ट में दिवाली। तो दिवाली आपका तद्भव, और दीपावली क्या हो जाएगा आपका तत्सम। तो बोला गया कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो बी वाला ही, दीपावली जो है ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। बाकी धरती की बात करें तो धरती आपका तद्भव है, इसका अगर हम तत्सम बनाएंगे तो भूमि होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं दूध, और इसी को बोला जाता है दुग्ध। तो बताइए कौन तद्भव होगा और कौन तत्सम होगा, तो ये वाला तद्भव होगा जो हम लोग बोलते हैं, और दुग्ध तत्सम होगा। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम दही की बात करें तो दही को बोला जाता है दधी, तो दधी शुद्ध रूप है संस्कृत, तो ये आपका तत्सम, दही क्या हो जाएगा आपका तद्भव हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है भूगर्भवेत्ता। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है, तो देखिए कनक का मतलब क्या होता है, तो कनक का मतलब होता है सोना, और इसका मतलब क्या होता है गेहूं। ठीक है, और इसका मतलब होता है धतूरा, और आपका परास, परास। तो ये कनक का 4 समानार्थी है, इसको याद कर लीजिए, सोना, गेहूं, धतूरा, परास। अब यहाँ पे देखिए मक्का दिया हुआ, ये होगा नहीं, बाकी सोना, धतूरा, गेहूं ये कनक का समानार्थी है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पुरातन विद्यापीठ किनके द्वारा रचित कहानी है। अच्छा, भारत का पुरातन, ये अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, और इस कहानी को किसने लिखा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है, राजेंद्र प्रसाद ने। शिवपूजन शाह की बात करें तो इनके द्वारा रचित जो है आपका कमरे का प्लॉट, कमरे का प्लॉट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कमरे का प्लॉट। और इसमें जो कमरे का प्लॉट जो कहानी है, इसमें मुख्य नायिका कौन थी, भगजोगनी। ठीक है, तो इस प्लॉट के लेखक कौन है, शिवपूजन सहाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया। चलिए 10 के लिए बताइए आंसर। तो साथियों, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1972 में। ठीक है, 1972 में। 1972 में ही आपका एक और आया था अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण 1972 में हुआ था, और 1972 में ही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी आया था 1972 में। अब चलिए कोयला की बात कर लें, तो भारत में पहली बार कोयला का उत्पादन कहाँ पर हुआ था, याद कर लीजिए, रानीगंज में। भारत में पहली बार कोयला का उत्पादन कहाँ पर हुआ था, रानीगंज में, और ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में आपका रानीगंज पड़ता है। कोयला 4 प्रकार से होता है, सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट, सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला पीट है। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस। आगे देखिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, इस पुस्तक के लेखक कौन है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी जो हमने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट को बताया, ये सारा नोट्स में आपको मिल जाएगा, हम खुद तैयार कर रहे हैं, तो आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वेल्थ ऑफ नेशंस देखिए, और आपने कहीं पढ़ रखा होगा, वेल्थ ऑफ नेशंस जो है एडम स्मिथ। ठीक है, इसके लेखक कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। क्वेश्चन 12, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं, तो इसे कीमत का सिद्धांत बोला जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को।
चलिए आगे देखिए, अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है? मांग बोले तो डिमांड। तो अर्थशास्त्र में डिमांड का मतलब क्या होता है? तो क्रय शक्ति पर आधारित मांग। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्रय शक्ति पर आधारित मांग को अर्थशास्त्र में मांग बोला जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान कैसा है? चलिए बताइए। तो देखिए, भारतीय संविधान जो है ये एकात्मक भी है, और ये आपका संघात्मक भी है। अब एकात्मक का मतलब क्या होता है? तो एकात्मक और संघात्मक में अंतर क्या बताते हैं? तो एकात्मक का मतलब होता है जब देश में आपातकाल लगता है तो आप सभी जानते हैं जो भी पावर है वो केंद्र के पास चला जाता है एकात्मक में। और जब आपातकाल की स्थिति नहीं होती है, जैसे अभी समान रूप से भारत में स्थिति है, तो अभी क्या है? संघात्मक शासन है। संघात्मक का मतलब होता है संघ सूची में जो पावर है वो केंद्र सरकार के पास होंगे और राज्य सूची में जो पावर है वो राज्य सरकार के पास। लेकिन जब क्या होता है, आपातकाल की स्थिति लागू होता है तो सभी पावर जो है आपका कहाँ चला जाता है? केंद्र के पास। वो आपका एकात्मक हो गया और अभी संघात्मक है, तो इसको बोल सकते हैं अर्धसंघीय। ठीक है, दोनों आधा आधा है तो बोल सकते हैं अर्धसंघीय या फिर संघीयवत। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? अब देखिए, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आइए आपको सभी को बताते हैं। तो सबसे पहले दांडी मार्च की बात करें, गांधी जी ने दांडी मार्च किस आश्रम से शुरू किया था? तो आप लोग लिख लीजिए साबरमती आश्रम। अब यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, ये आपको सारा नोट्स में मिलेगा। ठीक है, तो गांधी जी ने दांडी मार्च किस आश्रम से स्टार्ट किया था? साबरमती आश्रम से। किस तिथि से किया था? तो 12 मार्च 1930। और महात्मा गांधी जी दांडी कब पहुँचे थे? 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे थे। तो इसमें कितना दिन का समय लगा था ये भी पूछा जाता है। तो इसमें समय लगा था आपका 24 दिन। 24 दिन पैदल यात्रा किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी तक। और कितने मील की यात्रा की थी? तो 240 मील। ये भी आपको ध्यान रखना है, 240 मील 24 दिन। कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च को, और पहुंचा कब था? 6 अप्रैल को। और दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? ये भी क्वेश्चन आता है, लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। तो गांधी जी के दांडी मार्च का संबंध है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से। खिलाफत आंदोलन की बात करें, ये 1919 में स्टार्ट हुआ था, 1924 तक चला था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन आपका अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन 16, लोक लेखा समिति के बेसिक यानी मूल आधार क्या है? चलिए लगाइए क्वेश्चन 16 के लिए आंसर। और साथियों, क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए। ठीक है, तो लोक लेखा समिति जो है संसद का ये सबसे पुराना समिति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनेगा कि लोक लेखा समिति में अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्षी दल का नेता इस समिति में अध्यक्ष होता है। और इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है CAG। ठीक है, कैग के रिपोर्ट की जांच करना। तो यहाँ पर देखिए, सांविधिक निकाय, ट्रेंडिंग और विनिर्माण स्कीमों एवं परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विकिरणों की जांच करना। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो CAG जो रिपोर्ट देता है उसी की जांच करती है लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है? तो मध्यम मार्गी का मतलब होता है नरम दल, यानी नरम दल का नेता कौन नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आपने सुना होगा लाल बाल पाल, ये गर्म दल के नेता थे। बाकी ये सभी जो है मध्यम मार्गी है। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य। अच्छा, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और नाम क्या था? कौटिल्य था। ठीक है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था।
मेगास्थनीज की बात करें, ये यूनान का यात्री था और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया था मेगास्थनीज? तो ये भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका इसकी पुस्तक का नाम है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? चाणक्य। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था? तो इसी अस्थायी बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून भी बोला जाता है और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था। कब? 1793 में। ठीक है, 1793 में। अस्थायी बंदोबस्त के साथ यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था, तो महालवाड़ी व्यवस्था को किसने लाया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। इसको भी लिख लीजिए, हॉल्ट मैकेंजी ने। ये सारा चीज़ आपको नोट्स में मिल जाएगा लिखा हुआ। तो महालवाड़ी व्यवस्था को लाया था हॉल्ट मैकेंजी ने। और रैयतवाड़ी व्यवस्था पूछे, रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो इसको लाया था आपको कौन? सर थॉमस मुनरो। सर थॉमस मुनरो। ठीक है, सर थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी, हॉल्ट मैकेंजी, महालवाड़ी, कॉर्नवालिस, अस्थाई बंदोबस्त। उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? चलिए बताइए इसका आंसर। चोल वंश की बात करें तो इसकी स्थापना विजयालय ने किया था। इसकी राजधानी कहाँ पर ही? तंजौर। चोल वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तंजौर। चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। ठीक है, केवल ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा आपका उत्तरामेरूर शिलालेख। ये जो है आपका चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में बताता है, ये वाला शिलालेख। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दिया था? तो देखिए होता क्या है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह होता है और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो बारदोली की महिलाओं ने खुश होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या किया था? सरदार की पदवी दिया था। तो महिलाओं ने नहीं दिया था, महिलाओं के द्वारा दिया गया था सरदार की पदवी, लेकिन देने वाले थे गांधी जी। यानी कि महिलाओं ने कहा था गांधी जी को सरदार की पदवी देने के लिए। तो कभी कभी ऑप्शन में क्या करता है? महिला भी मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, बारदोली सत्याग्रह 1928 हुआ था तो वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दिया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो गांधी जी के द्वारा। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी छोर है? तो जैसे भारत का मैप है, यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये जो इंदिरा पॉइंट है इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी छोर है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे कि भारत के मुख्य भूमि का, ये आपका मुख्य भूमि हो गया। ठीक है, ये तो आपका पानी से अलग है, ये भी भारत का हिस्सा है, लेकिन ये मुख्य भूमि नहीं है, तो ये अलग है। तो सिर्फ पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपको आंसर करना है इंदिरा पॉइंट। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो यहाँ पर है और इसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी का भी दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो कैप केमोरिन। कैप केमोरिन, कभी कभी कन्याकुमारी ना देकर आपको कैप केमोरिन मिलेगा, तो दोनों ध्यान रखना है। अच्छा, उत्तरी बिंदु क्या है? तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, पूर्वी बिंदु किबिथु है और पश्चिमी बिंदु क्या है? गुहार मोता। ठीक है, जो कि गुजरात में है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? साथियों फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते केवल ध्यान से सुनिए, इससे आपका डेली रिवीजन होगा। बाकी नोट्स तो आपके लिए तैयार हो रहा है। तो चिल्का झील आपका कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। चिल्का झील की बात करें तो ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका उड़ीसा में पड़ता है और ये भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। अच्छा, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, पूर्वोत्तर भारत का अगर पूछे कि पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लोकटक झील। लोकटक झील ये पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये मणिपुर में है। और आपको याद होगा इसी झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य है। कौन सा? तो किबू लामजाओ। कहाँ पर है? लोकटक झील में। किस राज्य में? मणिपुर में। और क्वेश्चन क्या बनेगा? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। चलिए, ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है?
चलिए बताइए आंसर। और जिनको लगता है कि हमारा जीके जीएस कमज़ोर है तो बस 10 से 15 दिन क्लास कीजिए, ठीक है, मिनिमम 10 दिन। उसके बाद देखिए क्या फ़र्क आता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है ये आपका मानसरोवर झील के पास एक है आपका केमायुंगडुंग, या इसको बोल सकते हैं चेमायुंगडुंग, ठीक है, चेमायुंगडुंग या फिर केमायुंगडुंग। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग से। डी ऑप्शन आपका सही है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इसी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है? सांगपो। इसी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अच्छा, इस ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दिहांग। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अच्छा, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? पद्मा। ठीक है, सभी को ध्यान से रखिए याद। भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे होता है? तो आंसर है फॉल्ट से। अच्छा, भूकंप की बात करें, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसको बोला जाता है भूकेंद्र। भूकेंद्र, मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ, मान लीजिए ये अर्थ है आपका और यहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ, तो ये आपका भूकेंद्र हो गया। और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद पृथ्वी के जिस सतह पर पहली बार टकराता है उसको बोला जाता है अधिकेंद्र। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है कि बताइए भूकंप धरती के ऊपरी सतह पर जहाँ टकराता है उसे क्या बोला जाता है? तो अधिकेंद्र। और जहाँ उत्पन्न होता है भूकेंद्र। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। और किस स्केल में मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 26। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? चलिए 26 के लिए बताइए आंसर। और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ आपको एप्लीकेशन पर। तो डेली पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और रिवीजन कीजिए। तो भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के पास होती है। निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान के भाग 15 में बताया गया है और अनुच्छेद 324 में, ये आपको ध्यान रखना है। संसद के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में। 1950 में नागरिकता की बात करें तो भारत में एकल नागरिकता है और इस प्रावधान को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नागरिकता को भाग 2 में रखा गया है और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? सिर्फ यहाँ पर ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल, तो ये 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तीय आपात है, 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अच्छा, 352 जो राष्ट्रीय आपात है ये भारत में अभी तक 3 बार लागू हुआ है। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में, तीसरी बार 1975 में। और 360 आर्टिकल जो है वित्तीय आपात, ये भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। चलिए सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो ये हुआ था आपका ध्वज सत्याग्रह। ठीक है, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1930 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। किसान सत्याग्रह बिहार में हुआ था चंपारण में 1917 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, 1936 डेट देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? तो 1936 में ही अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है लखनऊ में। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो साथियों, आज आपका प्रैक्टिस सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जाते जाते आप लोग एक प्यारा सा सुंदर सा कमेंट कर दीजिए आज का क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, और कितने क्वेश्चन आपने सही किए ये बता सकते हैं। और नंबर है 9631887058।